दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का इंग्लिश कोर का एग्जाम बहुत ही शानदार तरीके से गए होंगे। और खास करके जो भी स्टूडेंट्स ने हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया था, मैंने आप लोगों से कहा था कि ये बंदा गारंटी देता है कि आपको 30 में से 28-29 मार्क्स दिला कर रहेगी। एक बार इस पेपर को उठाकर देखिए मेरे दोस्त, मैंने 12 सेट डाला था, 360 क्वेश्चन इंग्लिश कोर में। पेपर उठाकर देखिए, जो बंदा ज्वाइन किए हैं वो दिल से कमेंट करेंगे कि कितना % क्वेश्चन यहां से आया है। साथ ही साथ मेरे दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ये बंदा गारंटी देता है 100 में 100। अगर हिंदी में अगर आपका 30 में से 28 क्वेश्चन ना आए, आपका ज्योग्राफी में 30 में से 30 क्वेश्चन ना आए, पॉलिटिकल साइंस में 30 में 30 की गारंटी देता है, और हमारा जो हिस्ट्री है इसमें भी मैं 30 में 30 की गारंटी देता हूं। मेरे दोस्त जितना बताया हो ना, चुपचाप से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज घर में बैठ कर दीजिएगा, हर दिन टेस्ट लगाइएगा। और याद रखना है, जो भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया है ना मेरे दोस्तों, 99 रुपया बड़ी बात नहीं है, जाकर ज्वाइन कीजिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को। और ऑल सब्जेक्ट जो अभी एग्जाम बचा हुआ है मेरे दोस्तों, तबड़तोड़ तरीके से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे करके अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। मात्र 99 रुपया में ऑल सब्जेक्ट दिया था, ज्यादा रुपया भी नहीं लग रहा था। एक टेस्ट सीरीज का सिर्फ 2 रुपया लग रहा है मेरे दोस्तों। अभी भी मौका है, जाएं टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। दूसरी बात, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें मैराथन क्लास चाहिए, तो प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद मेरे दोस्तों याद रखना है, आप लोगों को फ्री में मैराथन क्लास मिल जाएगी। तो उस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना ना भूले। 101% के बंदा ये गारंटी देता है कि आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही प्रश्न आएगी जो मैं बता रहा हूं। हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमारा एग्जाम है 5 मार्क्स का जो संप्रेषण, 5 मार्क्स का निबंध लेखन, 5 मार्क्स का पत्र लेखन, 5 मार्क्स का फीचर लेखन, इन सब का एक एक करके सेपरेट क्लास होनी चाहिए, तो मेरे दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं चारों जो आपका संप्रेषण, पत्र लेखन, निबंध लेखन, फीचर लेखन, जनसंचार, संचार, संपादक लेखन जो है, मैं सेपरेट से क्लास लेकर आने वाला हूं। तो आप लोग तैयार है? वीडियो को देखकर तो चले जाते हैं मेरे दोस्त, लेकिन लाइक नहीं करते। ना जाने इससे वीडियो के पीछे कितनी मेहनत छुपी होती है मेरे दोस्त। लाइक करने से पैसा नहीं जाता भाई। पहला क्वेश्चन आइए, और हाँ रट्टा नहीं लगाना, दिमाग में घुसा के जाऊंगा यहां से। कहता है कि बनारस में बसंत का आगमन कैसे होता है? आखिर बनारस शहर में एक हमारा वसंत ऋतु का आगमन होती है, आखिर आगमन कैसे होता है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताएंगे सर बनारस शहर में वसंत का आगमन अचानक होता है। बनारस शहर में जो हमारा वसंत का आगमन जो होती है वो अचानक होता है। दूसरा परसेंट है सर, दूसरा पॉइंट है कि उस समय लहर तसा या मडवाडी की ओर से धूल का बाउंडर उड़ता है। अभी हमारा मेरे दोस्तों देखेंगे पतझड़ का महीना आएगी ना, तो यहाँ के पत्ता को उड़ा करके किसी और जगह किसी और के पत्ता को यहां लाके खड़ा कर देंगे। तो ये हमारा बसंत ऋतु का पहचान है। और मेरे दोस्तों जब हमारा धूल अगर कहीं होती है तो धूल को उड़ा करके कहीं का और धूल यहां पे डाल देते हैं। इस तरह से एक 2 जगह था, एक मडवाडी और एक लहरतासा, 2 हमारा जगह था मेरे दोस्तों हमारा बनारस शहर में, जिसमें एक धूल का बाउंडर उठती है और पूरे शहर का वातावरण धूल की किरकिराहट से भर जाती है। और एक ऐसी धूल का बाउंडर उठती है कि बाउंडर उठते ही मेरे दोस्तों हमारे आंखों में भी और हमारे वातावरण को पूरी तरह से धूल से किरकिराहट भर देती है। तीसरा पॉइंट, अगला, जनजीवन में नया उल्लास छा जाता है। हाँ, पेड़ों में हरियाली आ जाती है, लोगों में रौनक आ जाता है, लोगों के अंदर में ऊर्जा आ जाती है। कहता है कि जनजीवन में नया उल्लास छा जाता है, भावनाओं का अंकुरन होने लगता है। भावना, जो मन में जो भावना है वो हमें अंकुरन होने लगता है। जैसे हम कोई बीज बोते तो अंकुरित होती है ना, इसी तरह से हमारे मन, हमारे सपना में एक क्या होता है, तो बताएंगे सर अंकुरन होने लगता है। इसका बाद चौथा पॉइंट में, दशामेघ घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो जाता है। और हमारा बनारस शहर में एक दशामेघ घाट है, वहां के जो एक आखिरी पत्थर है वो पत्थर पूरी तरह से मुलायम हो जाता है। क्या होता है मेरे भाई? मुलायम हो जाते हैं। अगला है सर
कि बंदरों की आंखों में अजीब सा नमी छा जाता है। बंदर के आंखों में अजीब सा नमी छा जाते हैं। आखिर क्यों बंदर के आंखों में नमी क्यों छा जाते हैं? तो मेरे दोस्तों, सब लोग गंगा के तट पे घूमने के लिए जाते हैं, और जब हमारे धूप की मौसम होती है तो उस समय कोई जाते नहीं है, और जाते भी तो है बहुत कम जाते हैं। जब हमारा वसंत ऋतु का आगमन होती है तो मेरे दोस्तों याद रखना है, अधिक से अधिक लोग गंगा नदी के तट पर जाते हैं घूमने के लिए। उस समय बंदरों का रहने का जगह नहीं होता है, इस कारण से बंदरों की आंखों में नमी आ जाती है। बंदर ये सोचता है कि अब मैं कहां रहूंगा। छठा पॉइंट, और हाँ पॉइंट दे दे के लिखना है, पॉइंट दे दे के, इंग्लिश को छोड़ करके बाकी जितना सारा सब्जेक्ट है कोशिश कीजिएगा कि टू द पॉइंट एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, ठीक है। अगला है सर, भिखारियों के खाली कटोरे भी आश्चर्यजनक चमक आती है। मेरे दोस्तों, जब कहां कोई भी जगह पर कोई लोग ना हो तो क्या भिखारी को कोई पैसा देंगे? आप कहेंगे नहीं सर, कोई पैसा नहीं देंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, जैसे हमारा वसंत ऋतु का आगमन होती है, गंगा के तट पे, गंगा के किनारे बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं, तो वसंत के ऋतु में जब हमारा भिखारी थे, उसके कटोरे जो थे मेरे दोस्तों, पैसा से चमक उठता है। क्या उठता है? पैसा से चमक उठता है। वही कहता है कि भिखारियों के खाली कटोरे में भी आश्चर्यजनक चमक आ जाती है, अर्थात दिनहीन लोग भी उल्लासित हो उठते हैं। ये था सर हमारा बसंत का आगमन। क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, समझिए कि किस प्रकार से हमें उत्तर लिखना है। सिर्फ पैराग्राफ की तरह रट्टा लगाने से कुछ नहीं होता है। कवि ने स्वयं को लाचार, कमजोर, धोखेबाज क्यों कहा? जो हमारा कवि है वो स्वयं को लाचार, धोखेबाज और कमजोर क्यों कहा? कहता है मेरे दोस्तों, पहला पॉइंट में, कवि द्वारा ऐसा कहने का कारण यह है, कवि सिर्फ इसीलिए नहीं कह रहा है, कहने का कारण है। क्या कारण है? कि हाथ फैलाने वाला या तो विवश होता है, जो आप दोगो दूटी भिक्का, दोगो दूटी भिक्का, दोगो दू टका बोलते हैं या नहीं, भीख मांगते हैं या नहीं, तो हमारा कवि कहता है कि हाथ फैलाने वाला व्यक्ति या तो विवश होता है, मजबूर होती है, या तो मेरे दोस्तों धोखे से लोगों को मूर्ख बनाकर पैसा ऐंठने वाला होता है। या तो देखेंगे अधिकतर ओरिजिनल भिखारी मार्केट में कम दिखेगी, पर लूटने वाला भिखारी आपको ज्यादा दिखेगा आज हमारे वातावरण में। वही कह रहा है, कवि द्वारा ऐसा कहने का कारण यह है कि हाथ फैलाने वाला व्यक्ति या तो बेबस होती है, या तो लाचार होता है, या तो कमजोर होती है, या वो धोखे से लोगों से पैसा ऐंठने की कोशिश करता है। दूसरा पॉइंट, यदि वह वास्तव में मजदूर होता, याद रखना है, अगर वास्तव में वह मजबूर होता तो वह स्वयं को लाचार बताते हुए मदद मांगता। मजबूर नहीं भाई, मजबूर हो गया, मजबूर, याद रखना। अगर वह व्यक्ति अगर सचमुच में, अगर वास्तव में वह अगर मजबूर होता तो वह स्वयं को लाचार बताने में मदद, लाचार बताकर किसी से मदद मांग लेता। कहते देखो मेरा भाई, एगो मेरा हाथ टेढ़ा है, हम कैसे काम करेंगे। इस तरह से मेरे दोस्तों लोगों उसको क्या करते थे, लोग उसे मदद करते हैं। अगला है सर, यदि वह माँ भला चंगा होते, अगर कोई व्यक्ति एकदम पूरा हट्टा कट्टा हो, जैसे आप हट्टा कट्टा है भाई, पूरा चंगा है आप, हाँ मैं आप ही से बात कर रहा हूं, आप क्या, यदि वह भला चंगा होते हुए भी हाथ फैलाता है, अगर आप भला चंगा होते हुए भी कोई हाथ फैलाता है तो वह मेहनत से भी चुराने लगता है, जी चुराने लगता है। मतलब क्या होता है, जो हट्टा कट्टा होने के बावजूद भी मेरे दोस्तों दूसरे के सामने हाथ फैलाते हैं ना, वह व्यक्ति क्या है, मेहनत से जी चुराता है। साथ ही साथ वो याद रखना क्या होता है भाई, पेटुल्ला, निठल्ला होता है ना। वही कह रहा है कि कमजोर और धोखेबाज होते हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है, तभी आपको 3 मार्क्स मिलेगी। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं चाहता तो पैराग्राफ की तरह लिख कर लाता, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, याद रखना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन खतरनाक क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन में कि लेखक का गांधी जी के साथ चलने का पहला अनुभव किस प्रकार हुआ। लेखक जो थे वो गांधी जी के साथ चलते थे, इसका अनुभव कैसा हुआ, पहला अनुभव। पहला पॉइंट, लेखक जब सेवाग्राम गया तो उसे पता चला कि गांधी जी भी सेवाग्राम में है। लेखक जो जब हमारा सेवाग्राम पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि हमारा गांधी जी भी सेवाग्राम में ही है, और प्रतिदिन वे घूमने के लिए लेखक के भाई के क्वार्टर के सामने से जाते हैं, और उनको पता चला अच्छा गांधी जी रोज हमारे भाई के सामने से, हमारे भाई के क्वार्टर के सामने से रोज जाते हैं, अच्छा तब तो मेरा मुलाकात हो जाएगी गांधी जी से।
कहता है पॉइंट नंबर 2 में, लेखक भी सुबह जल्दी उठकर 7 बजे इंतजार करने लगा। और लेखक मेरे दोस्तों जल्दी से उठा और 7 बजे गांधी जी का इंतजार करने लगा, क्योंकि गांधी जी ठीक 7 बजे हमारे भाई के क्वार्टर के सामने से रास्ता से गुजरा करते हैं, चला करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना है, ठीक 7 बजे आश्रम का फाटक लाद कर गांधी जी अपने साथियों के साथ सड़क पर आ गए थे। और ठीक 7 बजे हमारा गांधी जी उनका जितना भी अनुयायी थे, जितना भी साथी थे, सारे साथियों के साथ वो सड़क पर आ गए थे। उन पर जन भर पड़ते ही लेखक प्रसन्न होते हैं, और जैसे ही हमें उन पर नजर पड़ते हैं, याद है नजर, जैसे उन पर मेरा नजर पड़ती है, लेखक कहता है कि जैसे ही मेरा नजर पड़ता है मैं इतना प्रसन्न तो हो गया, ओ माय गॉड, मैं इतना प्रसन्न हो गया कि मैं क्या बताऊं दिल की हाल, मुर्गी न मारी उछल के लात, है ना भाई। चलिए सर, तो वही कह रहे हैं कि गांधी जी हूबहू वैसा ही लग रहा है। अब हमारे लेखक सोचने लगा कि गांधी जी हूबहू वैसा ही लग रहा है जैसे मैंने फोटो में देखा करता था, जैसे उन्हें चित्रों में देखा था। यहां तक कि कमर के नीचे से लटकी घड़ी भी लेखक को परिचित से लगती है। गांधी जी जैसे लपेटते हैं ना व्हाइट कपड़ा, धोती जिसे बोलते हैं। लेखक और उसके भाई बलराज दोनों थोड़ी ही देर में गांधी जी के साथ जा मिले। अब लेखक और बलराज दोनों थोड़ी ही देर में जाकर मेरे दोस्तों किसके साथ मुलाकात करते हैं, तो गांधी जी के साथ जा मिले। आगे कहता है कि बलराज ने लेखक का परिचय दिया, गांधी जी से करवाया। गांधी जी से लेखक का भाई कहता है कि गांधी जी मेरा पिताजी मेरा भाई ना एक लेखक है और आपसे ना मिलने आया है। क्या कहता है, आपसे मिलने आया है। अगला पॉइंट कि लेखक कभी आपस देखता है, आसपास देखता है। हमारा जो लेखक है वो कभी आसपास देखता है, कभी नजर नीचे किए जमीन की ओर गांधी जी की धूल भरी चप्पलों को देखता है। कभी गांधी जी के सामने इस तरह से देख रहा है कि सच में गांधी जी है, मैंने जैसा पिक्चर में देखा था सचमुच वैसा ही दिख रहा है। कभी पैर देख रहा है, अरे भाई पैर में जो चप्पल है पूरी तरह से धूल भरी है, अरे भाई लंगोटा पहन के रखा है, इस तरह से देखने लगा। ठीक है, सहस लेखक को याद आया कि गांधी जी के एक बार रावलपिंडी में भी आए थे। अब उसको याद आया, गांधी जी पता है एक बार ना आप रावलपिंडी भी आए थे, अच्छा उस समय आप मुझे देखे थे। हाँ, मैं ना उस समय रावलपिंडी में ही था और उस समय आपको मैं देख लिया था। ठीक है, लेखक ने रावलपिंडी के बारे में पूछा। गांधी जी की भी याद ताजी हो गई। ओहो, सच बता रहे, मैं भी आपको देखा था लेकिन मैं आपको पहचान नहीं पाया था। मैं भी आपको देखा था लेकिन मैं आपको पहचान नहीं पाए थे। अगला पॉइंट सर, वे भी धीमे स्वर में बात करने लगे और गांधी जी भी धीरे धीरे बात करने लगे और रावलपिंडी में बीते दिनों का याद दिलाने लगे। रावलपिंडी में जो बीते दिन हैं उन सारे यादों को दिलाने लगा। आगे शीघ्र ही सब आश्रम में चले गए और धीरे धीरे सब फिर से आश्रम में बात करते करते चले गए। यह लेखक का गांधी जी के साथ घूमने का पहला अनुभव था जो कि स्मरण रखने का योग्य था। इस तरह से लिखना है मेरे दोस्त। जैसे मैंने बताया D2 आपको वैसा ही लिखना है, कुछ अलग नहीं लिखना है, पछतावा होगा। हाँ, पछतावा होगा। आइए सर, बात करते हैं कि आंखें बंदर के आंखों में नमी क्यों छा गई, ये क्वेश्चन है भाई। आंखों बंदर रखने और आंख बंद रखने, सॉरी भाई, आंख बंद रखने, ये 2023 का क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन है। गला भी बैठ जाता है भाई चिल्ला के। लाइक कर दीजिएगा भाई, इतना मेहनत कर रहा हूं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ना। आंखें बंद रखने और आंखें खोलकर देखने का क्या परिणाम है, तो हमारा कवि कहता है कि आंख बंद करने से काम पहले की तुलना में अधिक और अच्छा हो जाता है। बिल्कुल भाई, सच बता रहा हूं। अगर आप भी आंख बंद करके सिर्फ इस तरह से देखेंगे आगे ना, तो आपका भी मार्क्स बहुत आएगा। अगर पूरा साल भर मेहनत करेंगे, इधर उधर देखेंगे, इधर लड़का अच्छा है, इधर लड़की अच्छी है, बस नजर हम लोग को क्या होता है, गड़बड़ा जाते हैं, इसी कारण से मार्क्स कम आ जाता है हमारा। हाँ, इसी कारण से नहीं तो हर एक व्यक्ति के अंदर में बहुत ताकत होती है मेरे दोस्त। वो पूरा साल भर पढ़ कर मेरे दोस्तों टॉपर तो नहीं बन सकता, मैं सबको टॉपर नहीं बन सकता हूँ, लेकिन सब कोई 90% मार्क्स इजी से ला सकता है। हाँ, सिर्फ इस आंख को खोलने की वजह से हमारा मार्क्स कम आती है। वही कह रहा है कि आंखें बंद करने के से काम की तुलना, अगर हम आंख बंद करके रखें तो आंख खोलने की तुलना में हम ज्यादा काम करेंगे। कोई व्यक्ति पागल कहेंगे कैसे, तो मेरे दोस्त उस समय हमारा आंख का ध्यान सिर्फ हमारे काम पे होगी। और अगर हमारा आंख खुला हुआ रहे तो हम इधर भी देखेंगे उधर भी देखेंगे,
काम भी करेंगे, मतलब इधर उधर देखेंगे। वही कह रहा है आंखें बंद करने से काम पहले की तुलना में अधिक और अच्छा होने लगा, उत्पादन बढ़ गया। इससे क्या हो गया मेरे भाई, उत्पादन और बढ़ गए। आंखें खोलने से लोग एक दूसरे को ना देख सके। और मेरे दोस्तों अगर हम आंख बंद करके रखेंगे तो एक दूसरे को देख पाएंगे नहीं, लेकिन मेरे भाई अगर आंख में खोल के रखा तो एक दूसरे को हम देख पाएंगे। अपितु उनके समझ राजा खड़ा था, राजा को पता चल गया कि जनता ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया और वे दंड अधिकारी बन हो गए। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको लिखना है मेरे भाई, कभी 2 मार्क्स तो कभी 3 मार्क्स का आती है। यह क्वेश्चन खतरनाक क्वेश्चन D2 जैसे क्वेश्चन बता रहा हूं वैसा ही आएगी। देखिए कहता है कि जहां साझे का मतलब होता है पार्टनरशिप, यानी मैं और आप क्या है, पार्टनरशिप में है ना। साझे की खेती के बारे में हाथी ने किसान से क्या बात किया। साझे की खेती के बारे में हाथी ने किसान को बताया कि उसका साथ साझे की खेती करने से हाई लाभ होगा। अब हमारा हाथी समझदार जानवर कहता है अरे किसान भाई सुनो सुनो, तुम्हारा पिछले साल जितना उत्पादन हुआ था ना, अगर उससे भी ज्यादा उत्पादन करना चाहते हो ना तो आप मेरे साथ पार्टनरशिप में काम करो। किसान भाई चौंक गए, भाई ये तो सारा हमारा खेतों का मसोड़ देंगे भाई, सारा फसल को खा लेंगे। कैसे बातें कर रहे हैं कि हमारा पूरी तरह से खेत में हमारा जो है फसल का उत्पादन पहले की तुलना में ज्यादा होगी। कहा ठीक है भाई, पर कैसे करेंगे। कहता है कि देखो मैं हाथी, मैं जंगलों का सबसे बड़ा जानवर हूं, मैं आपके खेत का निगरानी करूंगा और इस खेत के अंदर में जो भी जानवर आएंगे मैं पटक के मारूंगा। बोलो साझे का काम करोगे। हाँ भाई करेंगे, है ना। साझे की खेती के बारे में हाथी ने किसान को बताया कि उसके साथ साझे की खेती करने से हाई लाभ होगी, कि जंगल के छोटे मोटे जानवर खेतों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। मैं होते हुए, मैं इतना बड़ा जानवर और मैं होते हुए आपके खेतों में कोई मजाल है कि आपके खेत में कोई उतर जाए। ठीक है, नुकसान नहीं पहुंचने देंगे और खेत की अच्छी रखवाली भी हो जाएगी और आपका खेत का रखवाला भी अच्छा तरह से मैं कर दूंगा। आपका जो खेत का रखवाली है वो मैं बेहतर तरीके से कर दूंगा। क्या साझे के लिए तैयार है। किसान भाई सोचने लगा भाई, है ना। इसके प्रतीक अर्थ में कहा जा सकता है कि आम आदमी किसी राजनीतिक नेता से दोस्ती कर लेता है, दोस्ती कर लेता है। इससे इसका प्रतीक अर्थ माना जाता है। इसका जो अर्थ है ना भाई, यहां से यहां जो मैंने पढ़ा, इसका अर्थ होती है क्या, सुनिएगा। इसका अर्थ होता है कि आजकल जब हमारा चुनाव आती है तो कोई व्यक्ति, गांव के व्यक्ति किसी नेता को सपोर्ट करते हैं और अगर वह नेता जीत जाता है दिल्ली में तो वह गांव में ही उछलने लगता है। क्या मेरे भाई, गांव में ही वो क्या करते हैं, उछलने लगता है कि यही जीत गया है और अपने आप को बोसगिरी समझता है, अपने आप को प्रधानमंत्री समझता है। यस या नो, गांव देहात में होता है या नहीं भाई, है ना। इसके प्रतीक अर्थ कहा जा सकता है कि आम आदमी किसी राजनीतिक नेता से दोस्ती कर लेता है तो साधारण जनता पर उसका दबदबा बना रहता है और वह शान से जी सकता है। और मेरे दोस्तों अगर वो उसका पार्टी अगर कोई जीत जाता है तो गांव में वो छोटे छोटे गरीब लोगों को शोषित करके रखते हैं, दबाव बना कर रखते हैं और कहते हैं इस गांव का मालिक मैं हूं। बल्कि जीता कौन है भाई, दिल्ली में, और ये हलचल मचा रहा है यहीं से। क्वेश्चन पाइए सर, आमझर से आप क्या समझते हैं, आमझर गांव में सुनापन क्यों है। आमझर के गांव से आप क्या समझते हैं, आमझर के गांव में सुनापन क्यों आया। आमझर सिंगरौली के एक गांव का नाम है। आमझर सिंगरौली के एक गांव का नाम है। आमझर से अभिप्राय है आम के पेड़ों से घिरा गांव। आमझर से अभिप्राय है कि आम मतलब ही पता चल रहा है कि आम का मतलब होते है आम, गुठली वाला आम, है ना। तो आमझर सिंगरौली का एक गांव का नाम है। आमझर जो है सिंगरौली का एक गांव का नाम है। आम के पेड़ों से घिरा गांव जहां आम झरते हैं। आम जहां पे क्या होती है मेरे भाई, झरता है। दूसरा पॉइंट, जब से सरकार की घोषणा हुई कि आमरोली प्रोजेक्ट के अंतर्गत उनके अनेक गांव को उजाड़ दिए जाएंगे, तब से ना जाने कैसे यहां आम के पेड़ खो गए हैं मेरे दोस्त। अब जैसे ही हमारा सिंगरौली में एक प्रोजेक्ट का लगाने का प्लानिंग किया सरकार ने कि हमारा जो है सिंगरौली में एक प्रोजेक्ट लगाया जाएगा
जिसके कारण से बहुत सारे घर को उजाड़ दिए जाएंगे और इसके आसपास में जितने सारे पेड़ पौधे हैं सभी पेड़ पौधों को काट लिया जाएगा। जैसे ये बात सुने मेरे दोस्तों तो हमारा आम जो पेड़ थे वो आम फलना ही बंद कर दिया। आम के पेड़ों से पूछा गया, ए मेरे दोस्त आम क्यों नहीं फलते हो? अरे कोई और आके खाएगा, आपका मालिक चला गया तो क्या हुआ? कहता है मैं किसके लिए फलूंगा, जिसने मुझे लगाया है वही हमारे पास नहीं है। तो इस तरह से मेरे दोस्त याद रखना, आमझर से आप क्या समझते हैं? आमझर के गांव में सुनापन क्यों आ गया था? मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि सारा वो चीज आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। मैं उम्मीद करूं ना मेरे भाई कि आपके समझ में बहुत शानदार तरीके से आ रहा है। सेला और भूप ने मिलकर किस तरह पहाड़ पर अपनी मेहनत से नई जिंदगी की कहानी बताई। सेला और भूप दोनों क्या है भाई? लवर है ना भाई? क्या है? दोनों एक लवर है। जैसे आप नहीं है, हाँ नहीं है ना? हाँ भाई मैं उम्मीद करता हूं आप नहीं है और अपनी जिंदगी को इनकलाब बनाइए, है ना? अपने जिंदगी को उस मकाम तक पहुंचाई जहां पे माँ बाप को गर्व हो कि मैंने कोई शेर पाला है, ठीक ना? खेत का निर्माण भूप सिंह का घर, ये क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा मजा आ जाएगा। खेत का निर्माण भूप सिंह का घर, खेत माँ बाप सभी भूस्खलन में दबकर मर गए। मतलब मेरे भाई जो हमारा भूप सिंह है, भूप सिंह के घर के आसपास में एक ऐसे भूकंप आई जिसके वजह से भूकंप से हमारा सेला भूप सिंह का माँ बाप, उसके बाद उसका जमीन जायदाद जो चीज थी ना भूकंप में धंस के नीचे। सिर्फ जिंदा कौन बचा? तो बताएंगे सर भूप सिंह। ठीक है भाई, बच गया भाई। तब भूप सिंह ने सबसे ऊंचे पहाड़ पर अपना घर बनाने के निश्चित किया। अब हमें नीचे घर ना बनाबो दादा, यहाँ भूकंप आ जाओ रे, हमार भूकंप भी लो, हमारे माँ बाप के मार डाल लो, हमार जमीन ज्यादा चल गलो, हम पहाड़ों में घर बसाएंगे। कहाँ? पहाड़ में भूकंप नहीं आएगी। ठीक है, कहता है कि भूप सिंह ने यह तय किया कि हम घर बनाएंगे कहाँ पे? पहाड़ों पर, ऊंचे सबसे ऊंचे पहाड़ों पर अपना घर बनाने की निश्चय किया। वह सेला नामक लड़की से विवाह करके उसे अपना साथ ले आया। अब हमारा भूप सिंह जो है वह सेला नामक लड़की से मोहब्बत के शादी करके हमारे पहाड़ के किनारे लेकर आ गए। दोनों ने मिलकर मलबा तथा पत्थर हटाए और दोनों ने मिलकर हमारे पहाड़ों के इलाके के जो गंदगी वगैरह था उसको हटाया और खेतों का निर्माण करवाया। और उस गंदी सी जगह को, है ना भाई, उस गंदी सी जगह को उन्होंने खेतों का निर्माण कर दिया। कहता है कि खेतों में बर्फ ना जम जाए इसलिए उन्होंने ढलादार बनाया और खेत में बर्फ ना जम जाने के कारण से खेतों को इस तरह से बनाया ताकि बर्फ भी आए तो पिघल के नीचे चला जाए। पानी का प्रबंध खेत के बनाने के बाद खेती के लिए पानी का आवश्यक थी। अब खेत बनाए तो खेत को बनाने के तुरंत बाद तो हमें पानी चाहिए, क्योंकि पानी के बिना फसल का उत्पादन हो ही नहीं सकता। वही हुआ कि पानी का प्रबंध खेत बनाने के बाद खेती के लिए पानी आवश्यक थी। वे दोनों मिलकर खेज करने लगे। एक दिन उन्हें एक झरना मिल गया। दोनों ने मिलकर एक दिन खोज करने लगे और मेरे दोस्तों एक दिन ऐसा हुआ कि उनको एक झरना मिल गई। झरना दूसरी तरफ गिर रहा था। जो झरना था वो दूसरी तरफ गिर रहा था, जो उसके खेतों से काफी दूर थी। झरना दूसरी तरफ गिर रहा था। दोनों ने बड़ी मेहनत से उसे अपने खेत की ओर मोड़ लिया और दोनों ने काफी मेहनत किया और मेहनत की वजह से मेरे दोस्तों उन्होंने झरना को अपने खेतों की ओर मोड़ लिया। इस प्रकार हम अपनी मेहनत से सेला और भूप ने नई जिंदगी की इनकलाब पैदा किए। चलिए मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को 5 मार्क्स का संप्रेषण, 5 मार्क्स का निबंध लेखन, 5 मार्क्स का फीचर लेखन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। लेकिन ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना ना भूले। अभी भी मौका है 99 रुपया दे करके इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना ना भूले। इंग्लिश का सारा क्वेश्चन यही सही थी, इसलिए कहता हूं कि अभी भी 4 सब्जेक्ट बचा हुआ है। इन चारों सब्जेक्ट को बेहतर बनाना चाहते हैं, 30 में 30 लाना चाहते हैं, ये टेस्ट सीरीज को एनी हाउ ज्वाइन करेंगे। फिलहाल बात करता हूँ नेक्स्ट